सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा 13वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक अभिलेखों को। अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है और हरियाणा से हमें कौन कौन से अभिलेख मिले हैं और वो अभिलेख कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन सभी को एक साथ हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के अभिलेख। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के अंदर सभी लिंक शेयर किए जाते हैं और क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उससे आप इजी तरीके से उस क्लास को रिवाइज कर सकते हो और प्रॉपर अपने नोट्स भी बना सकते हो। और आपको अब से जो पीडीएफ है वो ब्लैक वाइट बैकग्राउंड के साथ मिलेगी, जिससे आप इसको जब अगर पीडीएफ को प्रिंट आउट के साथ निकलवाना चाहोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी क्लास को। हरियाणा के ऐतिहासिक अभिलेख, यानी कि हरियाणा में जो प्राप्त अभिलेख हैं उन अभिलेखों से पुरातत्व संबंधी स्रोतों की जानकारी मिलती है। यानी कि पुरातत्व अगर मैं बात करूं तो पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं उनको वो कौन से हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम है। और जो भी स्रोत मिलते हैं यानी कि जानकारी मिलती है अभिलेखों से, वो किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? जैसे कि धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय का समाज कैसा था, भाषा कौन सी थी, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो हमें अभिलेखों से पता चलती है। अभिलेखों में जैसे कि शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर और स्तंभों पर खुदवाए गए हैं। शिलालेख का मतलब होता है कि अगर कोई अभिलेख पत्थर के ऊपर अगर खुदवाया गया है तो उसको हम शिलालेख बोलते हैं। और अभिलेख के अंदर तो अगर वो स्तंभ हो या गुफा अभिलेख हो या शिलालेख हो, सारे अभिलेखों के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। यानी किसी भी चीज को किसी के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर या पत्ते के ऊपर या किसी भी पिलर के ऊपर अगर कुछ भी चीज लिखी गई है तो वो अभिलेख के अंदर आएगा। और इसी तरीके से हरियाणा में 37 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 दर्जन से भी अधिक हरियाणा के अंदर अभिलेख मिले हैं। उनके साथ साथ ही सबसे जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा के रिस्पेक्ट के अंदर, जो टोपरा स्तंभ लेख है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी इंपॉर्टेंस होने की जो सबसे मेन खास बात है कि हरियाणा की जानकारी देने वाला ये अभिलेख है। यानी कि हरियाणा की जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है? तो वो टोपरा स्तंभ अभिलेख से मिलती है। और ये राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख भी है। यानी कि जो टोपरा स्तंभ अभिलेख है वो राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है और हरियाणा की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है, जो कि हमें प्राप्त कहां से हुआ है? यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। और यमुनानगर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है टोपरा, और इसी गांव के अंदर ये अभिलेख मिला है, यानी कि जो लेख मिला है, और इसी गांव के नाम पर इस स्तंभ का नाम रख दिया गया है, यानी कि टोपरा स्तंभ अभिलेख, या हम इसको लेख भी बोल सकते हैं। निर्माण किसने करवाया था इसका? अशोक ने करवाया था। कहां पर करवाया था इसका निर्माण? गुजरात की पहाड़ियों में करवाया था। उसके बाद इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। ऊपर एक चीज मिस कर दी थी जो कि हमने बाद में लिखी है। ये हरियाणा में सर्वप्रथम अभिलेखों की खोज किसने करी थी? वो खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। क्योंकि आगे आपको एक नाम मिलेगा देखने को कि कनिंघम के द्वारा यहाँ चीज ये बताई गई है, कनिंघम के द्वारा ये चीज बताई गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिलेखों की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिन्होंने कब की थी? 1862 के अंदर। ये सिर्फ एक बार नोट बना के हमने साइड में लिख दिया, लिखना हमें ऊपर चाहिए था लेकिन ये बाद में ध्यान आया। इसके बाद हमें पता है कि टोपरा स्तंभ अभिलेख यमुनानगर के अंदर प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित और भी जानकारी है जो हम पढ़ते हुए चलेंगे। टोपरा स्तंभ अभिलेख की जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा है। अभी हमने पढ़ा था कि अभिलेखों से हमें किस बात की जानकारी मिलती है? भाषा की जानकारी मिलती है, धर्म की जानकारी मिलती है, और किस चीज की जानकारी मिलती है? अभी हमने डिस्कस किया था, समाज की भी जानकारी मिलती है। तो इसमें जो टोपरा स्तंभ अभिलेख है उसकी भाषा कैसी है? प्राकृत भाषा है, लिपि ब्राह्मी लिपि है। और इस स्तंभ अभिलेख में कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल 7 संख्याएं हैं। और इसमें अगर हम बात करें 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे, यानी कि यमुना नदी के रास्ते दिल्ली ले गया था स्तंभ को। यानी कि ये स्तंभ प्रेजेंट कहाँ था? यमुनानगर के टोपरा गांव में। और किसने स्थापित करवाया था? अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के अंदर एक शासक होते हैं, वो यमुनानगर से उठाकर इसको कहां पर ले जाते हैं, दिल्ली के अंदर अंदर ले जाते हैं और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्थान पर वापस स्थापित करवा देते हैं। यानी कि टोपरा स्तंभ अभिलेख यमुनानगर से फिरोज शाह कोटला यानी कि दिल्ली के अंदर स्थापित करवा दिया गया। किस शासक के द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और किस रास्ते से लेके गया था? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के रास्ते लेके गया था। इस पर 7 अभिलेखों में से जो 3 अभिलेख हैं वो किसकी जानकारी देते हैं? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित हैं। यानी कि चौहान शासक विग्रहराज की जानकारी देते हैं जो पहले के 3 अभिलेख हैं। इससे पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर शासकों को हराकर हरियाणा पर अधिकार किया था। यानी कि एक पिलर टाइप में है यह अभिलेख। इस पे 7 ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से अभिलेख लिखे हुए हैं जिनमें से 3 जो अभिलेख हैं वो चौहान शासक विग्रहराज की जानकारी देते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि विग्रहराज ने तोमर शासकों को हराकर हरियाणा पर अधिकार किया था, इन पहले 3 अभिलेखों के अंदर। उसके साथ विग्रहराज चतुर्थ को मलेच्छों का विनाशक भी कहा जाता है। यानी कि इसी को मलेच्छों का विनाशक भी कहा जाता है क्योंकि इसने मलेच्छों को भी हराया था। टोपरा गांव के लोग इस विरासत को वापस नहीं ला सके। उन्होंने कोशिश किया था कि इस स्तंभ को वापस से यमुनानगर के अंदर स्थापित किया जाए, जिससे कि उनके गांव की विरासत बढ़े, उनके गांव के बारे में लोग जाने, टूरिस्ट बढ़े उनके गांव के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिससे विश्व का सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है, यानी जिसे हम धर्म चक्र भी बोलते हैं, उसको स्थापित करवाया गया। कहां पर? टोपरा गांव के अंदर, जो कि 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजनी ये अशोक चक्र है। और जो ये प्रेजेंट है वो कहां पर है? टोपरा गांव के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध अभिलेख। शुद्ध अभिलेख टोपरा स्तंभ लेख के बाद दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो कि पहला था टोपरा स्तंभ लेख, और यह भी कहां पर प्रेजेंट है? शुद्ध यमुनानगर में ही प्रेजेंट है। यह अभिलेख भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख है। यानी कि इसके अंदर कौन सी लिखाई लिखी गई है? 12 खड़ी। 12 खड़ी का मतलब ये होता है कि हम जैसे कि बोल देते हैं कि मात्राएं लगती हैं का, के, की, को, इस तरीके से 12 खड़ी लिखाई बोलते हैं इसको। यानी कि इस अभिलेख में भारत की 12 खड़ी की लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख है इस लिखाई। यह दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है फिलहाल प्रेजेंट में। यानी कि शुद्ध अभिलेख कहां प्रेजेंट है? यमुनानगर के अंदर, आपको याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट अभिलेख है वो हिसार स्तंभ अभिलेख है। अब हिसार स्तंभ अभिलेख है तो वो हिसार के अंदर ही प्रेजेंट होगा। खासकर आपको ये देखने को मिलेगी बातें कि इस अभिलेख का जो स्थान से जुड़े हुए हैं उन्हीं के नाम पर उन अभिलेखों का नाम रखा गया है। और आप अगर शायद आपको अगर वो याद भी ना हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यह स्थान किस जगह पर है, तो यह अभिलेख भी उसी जगह पर मिलेगा। अगर हम बात करें टोपरा स्तंभ अभिलेख की तो वो भी टोपरा गांव के अंदर प्रेजेंट है। मैं बात करूं शुद्ध अभिलेख की तो ये अभिलेख भी शुद्ध गांव यानी कि यमुनानगर के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड की मैं बात करूं हिसार स्तंभ अभिलेख, तो यह अभिलेख हिसार के अंदर है। यानी कि उस अभिलेख का नाम उसी जगह के नाम पर रखा हुआ है। और इसके बारे में क्या जानकारी है? यह हिसार के गुजरी महल से प्राप्त हुआ है, जिसमें 8 अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है जिसमें 8 जगहों से आने वाली भागवतों की सूचना प्राप्त होती है इस अभिलेख से। इसे गुजरी स्तंभ लेख भी कहा जाता है। यानी कि हिसार स्तंभ लेख अभिलेख को ही गुजरी स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इससे पता क्या चलता है कि प्राचीन समय में हिसार एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा था। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हिसार एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। कि यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये हिसार स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट अभिलेख कौन सा है? अगरवा अभिलेख। अब आपको पता है कि अगरवा भी हिसार के अंदर ही प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम अगरवा अभिलेख रखा गया है, क्योंकि यह अभिलेख अगरवा के अंदर मिला था। और अगरवा कहाँ प्रेजेंट है? हिसार के अंदर प्रेजेंट है। अब योद्ध युग का अभिलेख है। यानी कि आपने पढ़ा हुआ पीछे वाली क्लास में योद्ध गणराज्य, जिसकी राजधानी थी औरंगाबाद भिवानी के अंदर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हिसार, अगरवा हिसार में, हिसार से प्राप्त हुआ है यह अभिलेख। इसमें योद्धों की राजधानी रोहतक को बताया है। यानी कि इस अभिलेख के अनुसार जो योद्ध गणराज्य की राजधानी है वो रोहतक थी। लेकिन हमने जब योद्ध गणराज्य पढ़ा था
तो उसमें योद्धियों की राजधानी हमें नौरंगाबाद बताई थी। नौरंगाबाद वर्तमान में भिवानी के अंदर है। ठीक है। उसके बाद अग्रवा से इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है हमें? अग्रवा से ही 7 स्वरों का उल्लेख वाली एक ईंट मिलती है, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर होते हैं। उनकी जो जानकारी है वो कहां पर मिलती है? हमें अग्रवा अभिलेख से मिलती है। यानी कि संगीत के 7 स्वरों का जो उल्लेख है वो इस उस पर ईंट पर लिखा हुआ था, और वो ईंट हमें अग्रवा से मिली थी। यहां से गुप्तकालीन सूर्य देवता भगवान की भी जानकारी मिलती है। अग्रवा से सूर्य देवता भगवान की जानकारी मिलती है, आपको ये भी याद रखना। उसके बाद करनाल अभिलेख। अब सिंपल सी बात है, करनाल अभिलेख करनाल में ही होगा। यह अभिलेख दूसरों से अलग है। अब दूसरों से अलग कैसे है? यानी कि इसकी लिपि अलग है, यानी कि यह ख्रोष्टी लिपि में है, और इसके अक्षर स्पष्ट न होने के कारण इसके बारे में स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ आपको याद रखना है कि करनाल अभिलेख करनाल के अंदर है। जो इसमें सॉलिड बात होगी उसी से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि यह अभिलेख दूसरे अभिलेखों से अलग है। सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये बनेगा करनाल अभिलेख से कि करनाल अभिलेख किस लिपि से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है वो ख्रोष्टी लिपि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभिलेख है प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख। अब शिव मंदिर का अभिलेख यहां तो कोई स्थान तो आया नहीं है, लेकिन इसको हमें पता होना चाहिए कि ये कहां पर मिला है। तो यह अभिलेख बहलोलपुर, जो कि करनाल का स्थान है, वहां पर मिला है, जिसमें मौर्यन, देवनागरी और मूल्य लिपि के शब्द मिले हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं के शब्द मिले हैं। प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख, यानी कि ये मंदिर में प्रेजेंट होगा। हम यहां से ये आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभिलेख कौन सा है? पेहोवा अभिलेख। अब पेहोवा अभिलेख पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर है, और तथा सिरसा से ही प्राप्त हुआ है। एक अभिलेख दो जगह से भी प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि उनकी भाषा या उनकी जो कुछ सिमिलरिटीज होंगी वो एक दूसरे से अगर मैच करती होंगी तो उन दोनों अभिलेखों को हम एक अभिलेख मान सकते हैं। अब देखो, प्रतिहार राजा भोज के काल के 2 अभिलेख हैं, यानी कि इस राज्य से संबंधित 2 अभिलेख मिले हैं। एक तो पेवा के अंदर और एक सिरसा से प्राप्त हुए हैं। अब ये दोनों अभिलेख इसके हैं, ये जानकारी कैसे पता चली? यानी कि इन दोनों अभिलेखों में इस राजा का कुछ न कुछ वर्णन किया हुआ होगा, यानी कि इस राजा के बारे में कुछ बातें गई होंगी दोनों अभिलेखों में। तो हम कह सकते हैं राजा भोज के काल के 2 अभिलेख मिले हैं, यानी कि दोनों अभिलेखों के अंदर इस राजा की जानकारी मिली है। और पेवा से जो प्राप्त अभिलेख से हमें पता चलता है कि पेवा एक व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, यानी कि व्यापार हो रहा था काफी सारा। और पेवा को हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का गया भी कहा जाता है। अब गया बिहार के अंदर है, जो कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसको हरियाणा का गया भी कहा जाता है, क्योंकि पेवा के अंदर भी व्यापार होता था घोड़ों का। ठीक है। पेवा प्राचीन समय में उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था, इसलिए इसको हरियाणा का गया भी कहा जाता है। वही बात सेम है जो हमने अभी बताई है, और वो चीज आपको लिख कर भी समझा दी गई है, ताकि आप डायरेक्ट अगर पीडीएफ पढ़ो तो पीडीएफ के अंदर जो मैंने बात मुंह से बोली है वो लिखित रूप में भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद सिरसा अभिलेख। अब सिरसा अभिलेख सिंपल सी बात है, सिरसा के अंदर प्रेजेंट होगा। यह अभिलेख इस अभिलेख से पता चलता है कि सिरसा पशुपति संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, यानी कि पशुपति संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। और इसमें बताया गया कि हरियाणा में प्रतिहार वंश का शासक भोज शासक करता था, यानी कि प्रतिहार वंश का जो शासक है भोज, उसका नाम था, जो कि वो शासन किया करता। और हरियाणा के अंदर मैं क्वेश्चन को ये बात करूं आपसे कि हरियाणा में प्रतिहार वंश के जो राजा हैं भोज, वो शासन किया करते, ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो सिरसा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और अगर मैं क्वेश्चन करूं कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर घोड़ों का व्यापार हुआ करता, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये हमें पेवा अभिलेख से मिलती है। और आपको याद रखना कि पेवा कहां पर प्रेजेंट है? कुरुक्षेत्र के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन है अभिलेख कौन सा है? पिंजौर अभिलेख। अब पिंजौर आपको पता है कि पंचकुला के अंदर ही है। इस अभिलेख से हमें एक जानकारी ये मिलती है कि आप जब बुक्स के अंदर पढ़ोगे कि पिंजौर का प्राचीनतम या पुराना नाम क्या है, तो वो है पंचमपुर। और पंचमपुर हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं से तो पता चली ही होगी
कि पिंजौर का पंचमपुर नाम था। और ये जानकारी हम किस बिहाफ पे कह रहे हैं? ये इस बिहाफ पे कह रहे हैं कि पिंजौर के अंदर एक अभिलेख है जिससे हमें पता चलता है कि पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर था। ठीक है, यानी कि पिंजौर में कनिंघम को 3 अभिलेख प्राप्त हुए। अब कनिंघम वर्ड आ गया, मैंने नोट बना के स्पेशल ये लिखा था कि अभिलेखों की खोज करने वाले जो 1862 के अंदर हैं वो व्यक्ति कौन है? वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और इन्हीं के द्वारा पिंजौर में 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में पिंजौर को पंचमपुर कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक अलग बना सकते हैं कि कनिंघम के अनुसार पिंजौर में कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो हमें पता होना चाहिए कि 3 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट वन, कपाल मोचन अभिलेख। अब कपाल मोचन कहां पर है? कनिंघम के अनुसार ही कनिंघम ने यमुनानगर के कपाल मोचन में 2 अभिलेखों को प्राप्त किया है और बताया जाता है कि यह दोनों अभिलेख अधूरे अभिलेख हैं। इनसे किसी मंदिर निर्माण की बात कही गई है। ये सिर्फ आइडिया लगाया गया है कि थोड़ा बहुत उसमें मंदिर निर्माण की बात कही गई है, लेकिन एग्जैक्ट उस अभिलेख के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। क्यों जानकारी नहीं मिलती? क्योंकि वो एक अधूरा अभिलेख है, यानी कि वो कुछ मिटा हुआ हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है, यानी कि उसमें से कुछ मिसिंग चीजें हैं जिसको हम पूरी तरीके से उसमें से आइडिया नहीं लगा सकते उसमें से क्या क्या मिला है। पर जितना भी हमें पढ़ा गया है उसके बारे में तो हमें पता चलता है कि इसके थोड़े बहुत मंदिर के बारे में कुछ बातें कही गई। तो आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो किस लैंग्वेज में बनेगा? इसकी लैंग्वेज ये रहेगी कि कौन सा अभिलेख अधूरा अभिलेख कहलाता है, यानी कि अधूरा अभिलेख कौन सा है? तो कपाल मोचन अभिलेख है। ठीक है, उसके बाद बिजोलिया अभिलेख। यह अभिलेख हमें कहां से मिलता है? राजस्थान के उदयपुर जिले से मिलता है। अब ये तो हरियाणा से बाहर का अभिलेख होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ हरियाणा के बारे में बातें कही गई होंगी, तभी इसके हम हरियाणा जी के अंदर पढ़ रही हैं। तो यह अभिलेख प्रेजेंट तो राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के उदयपुर जिले में प्राप्त हुआ है। इसमें क्या मिलता है कि चौहान वंश के बारे में बताया गया है। अब चौहानों ने तो हरियाणा के ऊपर भी राज किया है और 80 पर चौहान वंश के शासकों का अधिकार था। अब देखो हरियाणा से संबंधित बात आ गई, यानी कि जो चौहान वंशों का जो शासन है, जो अधिकार था, वो 80 के अंदर था। और इस किस अभिलेख से पता चला हमें? ये बिजोलिया अभिलेख है। भले ही वो हरियाणा से बाहर का अभिलेख हो, लेकिन अगर हरियाणा से संबंधित कुछ उसमें अगर बातें होंगी तो हम इसे हरियाणा के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। तो इसे अभिलेख से पता चलता है, यानी कि आसे के ऊपर चौहान वंशों का शासन था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान वंश से ही संबंधित है। तो इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से। उसके बाद बोहरा अभिलेख। अब बोहरा कहां पर है? बोहरा रोहतक के अंदर है गांव। बोहरा अभिलेख रोहतक के बोहरा गांव में प्राप्त हुआ है और इसमें हरियाणा का नाम हरियाणक बताया गया है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, कि हरियाणा का नाम हरियाणक किस अभिलेख के अंदर बताया गया है? ऑप्शन में चारों अभिलेख है, तो आप कौन सा अभिलेख लगाओगे? यानी कि बोहरा अभिलेख। और ऑप्शन में यही आ जाए सारे। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा का नाम हरियाणा किस अभिलेख में है? बोहरा अभिलेख है। और बोहरा कहां पर प्रेजेंट है? रोहतक के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है सारवान अभिलेख। यह अभिलेख दिल्ली से 5 मील दूर सारवान गांव में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय का अभिलेख है, जो कि 1327 ईस्वी में मिला है, जिसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है। यानी कि इस अभिलेख में हरियाणा एक इतना सुंदर शहर होया करता, इतना सुंदर शहर होया करता कि लोग इसने कहा करते कि धरती पर स्वर्ग है तो हरियाणा ही है। और आज भी हरियाणा ही धरती पर स्वर्ग है, क्योंकि हमें यहाँ पर काफी हरियाली देखने को मिलती है। एज कंपेयर अगर हम दिल्ली से करें तो कितनी शुद्ध हवा हमें हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। खेतों की हरियाली, खान पीन का जो भी फैसिलिटी है वो हरियाणा के अंदर काफी दी बेटर है और स्टेटों से। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमने स्वर्ग के अंदर जन्म ले रखा है और स्वर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यानी कि हरियाणा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सारवान अभिलेख के अंदर हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि इन अभिलेखों के अंदर भी हरियाणा को स्वर्ग के समान बताया गया है। और वो अभिलेख का नाम आपको पता होना चाहिए कि सारवान अभिलेख है। और कहां पर है? देखो दिल्ली से बाहर है, लेकिन तारीफ करी जा रही है हरियाणा के बारे में। दिल्ली से 5 मील दूर सारवान गांव के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद नचार खेड़ा अभिलेख।
यह अभिलेख नचारखेड़ा जींद से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में जो विषय है वह रामायण से संबंधित है, यानी कि रामायण से संबंधित कुछ बात मिलेगी। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण तथा जटायु को आपस में बातचीत करते हुए दिखाया गया है, यानी कि कुछ न कोई कुछ चित्र होगा जिसके अंदर राम, सीता, लक्ष्मण और जटायु की एक तस्वीर बनी होगी और उसी के बारे में ये अभिलेख है। तो किस अभिलेख का संबंध रामायण से है? वो सिंपल सा है, नचारखेड़ा अभिलेख। अब जटायु आपको पता होगा कौन है, और नहीं पता तो आप सर्च करना उसके बारे में, क्योंकि रामायण तो सबने देख रखी होगी। तो जटायु कौन है ये अपने, अगर आप कमेंट करना चाहो तो कमेंट में ही बता सकते हो, क्योंकि ये छोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद मोहनवाड़ी अभिलेख। अब मोहनवाड़ी अभिलेख दो ऑप्शन आ सकते हैं और दोनों में आपने कौन सा चूज करना है वो आपको प्रेफरेंस के आधार पर डिसाइड करना है। अब मोहनवाड़ी अभिलेख कहीं पर जज्जर के अंदर भी है और कहीं बुक्स के अंदर रोहतक भी बताया गया है, लेकिन आपको अगर प्रेफर करना है तो आप जज्जर के साथ जाओगे, लेकिन ऑप्शन में अगर जज्जर नहीं है तो आपको मोहनवाड़ी अभिलेख रोहतक के अंदर बताना है, ठीक है। और इस अभिलेख से क्या पता चलता है हमें, इसमें विष्णु मंदिर के निर्माण की बात पता चलती है, यानी कि अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि मोहनवाड़ी अभिलेख प्रेजेंट कहां है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जज्जर के अंदर प्रेजेंट है। जज्जर के अंदर ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर रोहतक लगना है, ठीक है। जिस अभिलेख के बारे में हमें ये लगा कि उसमें काफी चीजें उससे मिली हैं तो वो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभिलेख है, खास इतनी खास जानकारी नहीं मिलती, तो सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि वो अभिलेख प्रेजेंट कहां पर है। अब जैसे पालम बावड़ी अभिलेख है, इससे कुछ काफी बातें पता चलती हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसके बारे में हम 4-5 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो पालम बावड़ी अभिलेख है वो 1227 में दिल्ली के पालम नामक गांव में एक कुएं मिला है, यानी कि ऐसा अगर मैं बात करूं तो एक कुएं के अंदर कौन सा अभिलेख मिला है, तो वो पालम बावड़ी अभिलेख है जो कि दिल्ली के पालम नामक गांव में प्रेजेंट है। और कब मिला है? 1227 के अंदर मिला है। सबसे पहले दिल्ली शब्द इसी अभिलेख में देखने को मिला, ठीक है। अगर दिल्ली की मैं कोई बात करूं तो दिल्ली शब्द अगर किसी अभिलेख में मिला है तो पालम बावड़ी अभिलेख में मिला है। यह पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि दिल्ली, अब आपको पता है दिल्ली से ही तो हरियाणा लगता है, जितना भी एनसीआर का क्षेत्र है वो हरियाणा के साथ लगता है, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र ही कहा गया है। किस अभिलेख के अंदर? पालम बावड़ी अभिलेख में। लेकिन ये तो सिंपल सी सही बात है इसका मतलब, और ये सच्चा अभिलेख भी है क्योंकि दिल्ली के आसपास तो हरियाणा क्षेत्र लगता ही है, जो कि एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एनसीआर, एक बार मार्कर सही नहीं चल रहे ना, यानी कि एनसीआर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसी अभिलेख में बताया गया है कि पहले दिल्ली व हरियाणा क्षेत्र पर तोमरों ने शासन किया और उसके बाद चौहानों ने शासन किया। किस अभिलेख से पता चलेगा कि दिल्ली हरियाणा क्षेत्र पर चौहानों का और तोमरों का शासन था? तो पालम बावड़ी अभिलेख। और इसी अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां से, यानी कि किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक से हुई है? तो पालम बावड़ी अभिलेख। और इसी के अनुसार हरियाणा में जो हरि शब्द है, यानी कि जो हरि शब्द है, इसका किस भगवान से संबंध है? तो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम हरि प्लस याणा की बात करें, हरि का जो मतलब है भगवान विष्णु से संबंधित है, और याणा का मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि भगवान विष्णु का निवास स्थान। और यह भगवान विष्णु का निवास स्थान है, ये किस अभिलेख में बताया गया है? पालम बावड़ी अभिलेख में, क्योंकि हरि का जो प्रयोग है भगवान विष्णु के लिए किया गया है पालम बावड़ी अभिलेख में, तो भगवान विष्णु का निवास स्थान हो गया कौन? हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं, लाडनू अभिलेख। इस अभिलेख का संबंध भी राजस्थान से है, यानी कि हरियाणा बाहर से है, और राजस्थान के जोधपुर जिले से, जोधपुर जिले के लाडनू गांव से है। और इस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली का, और दिल्ली का किसका पुराना नाम है? वो दिल्ली का पुराना नाम, यानी कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। यह किस अभिलेख में मिलता में? लाडनू अभिलेख में। ये तो इंपॉर्टेंट है, गणा हो गया, इसलिए आपको ये याद रखना कि
हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, ये किस अभिलेख में बताया गया है? तो लाडनू अभिलेख। जमा एक नंबर का क्वेश्चन है। तो लाओस अभिलेख। अब लाओस लाओस तो ये तो बहुत ही नहीं दूर हो गया। लाओस एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसमें 1853 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। यानी कि उस देश में हरियाणा की बात कहां तक पहुंच गई, यह चीज बात पटन की है। तो अभी बता देते हैं आपको। इस अभिलेख से पता चलता है कि लाओस के राजा देवंका अच्छा का कुरुक्षेत्र आने का वर्णन मिलता है। ठीक ठीक ठीक, आपको पता होना चाहिए कि लाओस एक देश है जो एशिया महाद्वीप का देश है, जिससे पहले फ्रांस का कब्जा करता फ्रांस था, वो 1953 में स्वतंत्र हुआ था। यानी कि उस टाइम पर लाओस के एक राजा थे जिसका नाम था देवंका। यानी कि देवंका हरियाणा आया था। और जब वो हरियाणा आया, और तो हरियाणा के किस स्थान पर आया था? वो कुरुक्षेत्र स्थान पर आया था। और उसने कुरुक्षेत्र इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसने कुरुक्षेत्र जैसा ही नगर बसा दिया लाओस में जाकर। उसने लाओस में कुरुक्षेत्र जैसा नगर बसाया है। तो कुरुक्षेत्र तो हरियाणा का है, तो हरियाणा से संबंधित तो रिलेट हो गए। इसका मतलब लाओस अभिलेख में हरियाणा के किस नगर जैसा नगर बसाया लाओस के अंदर? तो कुरुक्षेत्र। आपको याद रखना बस इतना ही। यानी कि लाओस में कुरुक्षेत्र जैसा शहर एक नगर है। गुरावड़ी अभिलेख, सिंपल सी बात याद रखनी कि रेवाड़ी के अंदर है। और विष्णु मंदिर की जानकारी देता है। विष्णु मंदिर की जानकारी पता नहीं किस किस अभिलेख में मिलती होगी, तो सिर्फ आपको अभिलेख का नाम और जगह याद रखनी। ठीक है, अब ये नहीं कि विष्णु मंदिर के अंदर किस अभिलेख में जानकारी मिलती है, तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट ये बनेगा कि गुरावड़ी अभिलेख कहाँ प्रेजेंट है रेवाड़ी से। अगर जो जानकारी है वो यूनिक है तो ही उससे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आसी अभिलेख आसी हिसार में स्थित है और पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख माना जाता है इसको। तोसाम अभिलेख, तोसाम भी भिवानी के अंदर ही है, यानी कि 3री 4थी सदी का अभिलेख है। और तोसाम में विष्णु मंदिर व तालाब निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सिर्फ आपको देखो विष्णु मंदिर की तो जानकारी ऊपरला में गुरावड़ी में मिला है, लेकिन विष्णु मंदिर की जानकारी तोसाम में मिला है। ये दोनों हम कॉमन है, तो सिर्फ अपने इतना याद रखना कि तोसाम अभिलेख भिवानी के अंदर प्रेजेंट है, गुरावड़ी अभिलेख रेवाड़ी के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद है चाहमान या अगरोणोराज अभिलेख। इस अभिलेख में हरियाणा को हरियाणा बताया गया है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अभिलेखा के बारे में पढ़ा। हाँ, तो अभिलेखागार स्थित है, यानी कि हरियाणा राज्य का अभिलेखागार स्थित कहाँ पर है? यानी कि पंचकुला के अंदर है। हरियाणा से संबंधित अगर कुछ चीजें कलेक्ट करके रखी गई हैं तो स्पेशल एक अभिलेखागार बना दिया गया जो कि पंचकुला के अंदर प्रेजेंट है। हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना की गई है 1975 में, यानी कि पंचकुला था अलग क्षेत्र में अभिलेखागार की स्थापना करी गई है। और संख्या क्षेत्रीय अभिलेखागारों की यानी कि 2 है, एक अम्बाड़ा के अंदर, एक हिसार के अंदर। यानी कि क्षेत्रीय अभिलेखागार की अगर हरियाणा के अंदर संख्या पूछी जावे तो 2 हैं, अम्बाड़ा और हिसार। स्थापना कब करी गई उनकी? 1975 में। ठीक है, और हरियाणा राज्य का अगर अभिलेखागार कहाँ पूछा है तो वो पंचकुला में बताना। ठीक है, उसके बाद सम्राट अशोक के राज्य में कुल कितने अभिलेख मिलते हैं? तो 33 अभिलेख मिलते हैं, आपको याद रखना। इसके अलावा अभिलेख है वो कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के हैं। धार्मिक अभिलेख यानी कि धर्म से संबंधित, प्रश्नात्मक अभिलेख, स्मारक अभिलेख, आज्ञा अभिलेख और दानपत्र अभिलेख। यानी कि स्मारक तो कुछ किसी की समाधि वगैरह बनाई गई हो, दान पत्र है तो दान का रूप में, आज्ञा है तो आज्ञा, प्रश्नात्मक यानी कि प्रसन्नता है कुछ उसमें के बारे में, तो उस अभिलेख के बारे में बताया गया है। यानी कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको। तो इससे अलावा कुछ अगर रह जाता है तो देखते हैं, नहीं उससे अलावा कुछ नहीं है तो आपको ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अलग से वन लाइन क्वेश्चन। और आप कोई भी सारे अभिलेख दोबारा से पीडीएफ से आपको रिवाइज करनी है क्लास के साथ। अगर आपको नोटबुक बनानी है तो भी आप एक बार क्लास को फ्लुएंटली देखकर बाद में पीडीएफ से लाइन टू लाइन आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि लास्ट में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी और क्लासेस के लिंक मिलते रहेंगे। ठीक है, सभी को थैंक यू। राम राम।